हेलो एवरीवन, लुसेंट एरा में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आज से मैं आपको डीएसएसबी एग्जाम के लिए आपके जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे 2024 का एग्जाम हो, 2023 का एग्जाम हो, 2022 के कुछ एग्जाम हो या फिर उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, ये उसी कड़ी में पहला वीडियो है। पर उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना आपने इससे पहले के वीडियोस को दिए हैं। और इसके अंदर जो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो आपके केवल डीएसएसबी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। मैंने किसी अदर एग्जाम के क्वेश्चन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो ये आपको डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा आपके जो भी आने वाले एग्जाम है डीएसएसबी के। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम इन वीडियोस में पढ़ाई कैसे करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहां पे? नागालैंड में। नागालैंड में कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसे नागालैंड में नागा जनजाति मनाती है। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। किस मंथ में मनाया जाता है? तो ये दिसंबर मंथ में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये किस ईयर में शुरू हुआ था? ये 2000 में शुरू हुआ था। ईस्वी 2000 में शुरू हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार कहते हैं। यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। एक और क्वेश्चन बनता है हॉर्नबिल फेस्टिवल से, वो बनता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम इन्हीं वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इतनी चीजें क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। चलिए मैं आपको संगीत नाटक अकेडमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की स्थापना 1952 में शिक्षा मंत्रालय के कहने पर की गई थी, लेकिन इसका विधिवत तरीके से यानी ऑफिशियली इसका उद्घाटन 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर पीवी राजमन्नार को नियुक्त किया गया। वर्तमान समय में संगीत नाटक अकेडमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संगीत नाटक अकेडमी की जब शुरुआत हुई थी तो किस मंत्रालय के कहने पर की गई थी? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। लेकिन वर्तमान समय में संगीत नाटक अकेडमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। संगीत नाटक अकेडमी की जब शुरुआत की गई उस समय इसे राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 2006 में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसके तहत 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड शुरू किया गया। और इस अवार्ड के तहत सम्मान राशि के तौर पर 25,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। संगीत नाटक अकेडमी के तहत 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। वहीं संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संगीत नाटक अकेडमी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर 30 मई फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसके ऑप्शन दिए गए थे 1952, 1951, 1953 और 1950। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की स्थापना 1952 में की गई थी, लेकिन इसका विधिवत तरीके से यानी ऑफिशियली इसका उद्घाटन 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? 1953। वहीं यदि आप 30 मई के थर्ड शिफ्ट को देखेंगे तो सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन 1953 ना होने के कारण इसका सही आंसर 1952 को माना गया है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन इसका विधिवत तरीके से उद्घाटन 1953 में किया गया था। यदि आपके एग्जाम में 1952 ऑप्शन में हो तो आप 1952 टिक करेंगे। यदि आपके एग्जाम में 1952 और 1953 हो तो आप टिक करेंगे 1953, ना कि 1952। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और संगीत नाटक अकेडमी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं।
संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। वो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किए जाने वाला नृत्य है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का नृत्य है, कथक जो कि उत्तर भारत में किया जाता है, उड़ीसी जो कि उड़ीसा में किया जाता है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का नृत्य है और सत्रिया जो कि असम में किए जाने वाला नृत्य है। संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ। कौन सा? छऊ। और छऊ कितने राज्यों में किए जाने वाला नृत्य है? छऊ 3 राज्यों में किए जाने वाला नृत्य है। कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। झारखंड में किए जाने वाले छऊ नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? इसे सरायकेला छऊ कहा जाता है। सरायकेला छऊ। कौन सा छऊ? सरायकेला छऊ। उड़ीसा में इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। मयूरभंज छऊ। पश्चिम बंगाल के अंदर इसे पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। पुरुलिया छऊ। ठीक है। झारखंड के अंदर सरायकेला छऊ, उड़ीसा के अंदर मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल के अंदर पुरुलिया छऊ। इतनी चीजें क्लियर है। नीचे कुछ संस्था लिखी गई है और उनके कुछ हेडक्वार्टर लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहां पर है? ये इम्फाल के अंदर है। अभी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान न्यू दिल्ली के अंदर है। सत्रिया नृत्य केंद्र गुवाहाटी में है और केरल का सांस्कृतिक थिएटर कुटियाट्टम ये तिरुवनंतपुरम में है। संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बुरी बूट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। रेह त्योहार ईदू मिश्मी जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और जो बुरी बूट त्योहार है वो नीशी जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको बता देता हूं। रेह, बुरी बूट, मोपिन, लोसार, तमलाडू, सांकेन, सोलुंग, द्री फेस्टिवल, सियांग नदी महोत्सव और आपतानी महोत्सव। ये आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाले फेस्टिवल हैं अरुणाचल प्रदेश से। लोसार त्योहार तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जो कि बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है और ये मेनली अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, लद्दाख और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोसार त्योहार मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज पर्व नारित्व का जश्न मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा में राज पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। पहले दिन को बोलते हैं पहिला राज। क्या बोलते हैं? पहिला राज। दूसरे दिन को बोलते हैं मिथुन संक्रांति। मिथुन संक्रांति। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मिथुन संक्रांति किस राज्य का त्योहार है? तो किस राज्य का त्योहार है अब आपको पता लगा? उड़ीसा का। तीसरे दिन को बोलते हैं बासी राज या फिर बहुधा राज। बासी राज या फिर बहुधा राज। इन 3 दिनों तक पहला राज यानी कि पहले दिन को पहला राज, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बासी राज या फिर बहुधा राज। इन 3 दिनों तक ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो देवी का रूप होती हैं, यानी कि महिलाओं को इन 3 दिनों तक घर का कोई भी कार्य करने की इजाजत नहीं होती है। ये 3 दिनों तक बस वो केवल रेस्ट कर रही होती हैं। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर नवरात्र होते हैं और नवरात्र के दौरान जो छोटी कन्याएं होती है उनको घर पे भोजन करने के लिए बुलाया जाता है और उपहार के तौर पर कुछ चीजें प्रदान की जाती है। ठीक उसी तरीके से ये राज पर्व उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो कि नारित्व के जश्न के रूप में मनाया जाता है और इसमें धरती माँ यानी कि पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। और चौथे दिन जिसको बोलते हैं वासुमती स्नान, चौथे दिन को बोलते हैं वासुमती स्नान। क्या बोलते हैं? वासुमती स्नान। इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य स्नान करके धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं और धरती माँ को फल, भोजन और चंदन वगैरह अर्पित करते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। तो चलिए मैं अब आपको उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बता देता हूं। उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं राज पर्व, नुआखई, डलखई, नवकलेवर, बाली यात्रा, धनु यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। यहाँ पे मैं एक और फेस्टिवल आपको बताना चाहूंगा, जगन्नाथ यात्रा। ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इस यात्रा के दौरान 3 भगवानों की यात्रा निकाली जाती है। वो 3 भगवान कौन से हैं? भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और इन दोनों की बहन देवी सुभद्रा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर ने अछूतों को निम्नलिखित में से किस चीज की अनुमति दिलाने के लिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था? तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ नामक स्थान पर,
महाड़ नामक स्थान पर एक तालाब हुआ करता था जिसका नाम था चवदार तालाब। इस चवदार तालाब से जो छोटी जाति के लोग थे उनको ना तो पानी पीने की इजाजत थी और ना ही उस तालाब के पानी को इस्तेमाल करने की इजाजत थी। तो इन लोगों को उस तालाब के पानी को पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने भारत में एक पहला सत्याग्रह शुरू किया था जिसे हम चवदार सत्याग्रह या महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सार्वजनिक तालाब के पानी के उपयोग के लिए। चलिए मैं भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। भीमराव अम्बेडकर की कुछ बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म और वेटिंग फॉर अ वीजा। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसे संविधान की आत्मा कहा था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंदर? मऊ जिला। कौन सा जिला? मऊ जिला। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस तारीख को हुआ था? 14 अप्रैल। इसी दिन हम अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत की बीमारी से परेशान होकर कौन सा धर्म अपना लिया था? क्या आप मुझे बताएंगे? वो है बौद्ध धर्म। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगभग 618 ईस्वी में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसमें हर्ष की हार हुई थी? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर लगभग 618 ईस्वी में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसमें हर्ष पराजित हुआ था। हर्ष कौन से वंश का शासक था? हर्ष जो था वो पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। और पुलकेशन द्वितीय कौन से वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। कौन से वंश का? चालुक्य वंश का। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हर्ष कौन से वंश का शासक था, तो पुष्यभूति वंश का शासक था और पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। क्या कारण था कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध लड़ा गया? ये कारण मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया पे, गुजरात और कश्मीर को छोड़कर पूरे नॉर्थ इंडिया पे हर्षवर्धन का शासन था और हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में करना चाहता था। इसी कड़ी में उसने नर्मदा नदी के तट को क्रॉस किया और दक्षिण भारत की ओर बढ़ना चाहा। जैसे ही वो दक्षिण भारत की ओर बढ़ना चाहता है, उसका सामना चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन सेकंड से होता है, जिसमें पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच भीषण युद्ध होता है और चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय हर्ष को पराजित कर देते हैं, जिसके बाद हर्षवर्धन वापिस नॉर्थ इंडिया की ओर आ जाता है। हर्षवर्धन की 2 राजधानियां हुआ करती थी। कितनी? 2 राजधानियां। पहली कौन? थानेसर। दूसरी कन्नौज। थानेसर कहाँ है? हरियाणा के अंदर। कन्नौज कहाँ है? यूपी के अंदर। क्या कारण था कि हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी? क्या कारण था? कुछ तो कारण होगा जो कि 2 राजधानियां हैं। इस कारण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं अब आपको वो कारण बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक हुआ करता था और जब पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी तो पुष्यभूति वंश की राजधानी जो थी वो थानेसर हुआ करती थी और पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नाम के एक शासक ने की थी। उसके बाद छोटे मोटे शासक होते गए। इन्हीं छोटे मोटे शासकों में एक शासक हुआ करते थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, उसके बाद राजश्री और फिर उसके बाद हर्ष। जब प्रभाकर वर्धन का शासन थानेसर हरियाणा में था, उसी समय यूपी के कन्नौज में मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन का शासन चल रहा था। इधर मालवा मध्य प्रदेश में देवगुप्त का शासन चल रहा था और यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर गोंड वंश के शासक शशांक शासन कर रहे थे। इतनी चीजें क्लियर हुई। जब प्रभाकर वर्धन थानेसर हरियाणा में शासन चला रहे हैं तो उस समय यूपी कन्नौज में किसका शासन है? ग्रहवर्मन का। मालवा मध्य प्रदेश में देवगुप्त का शासन है और पश्चिम बंगाल के अंदर गोंड वंश के शासक शशांक का शासन है। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये जो देवगुप्त और शशांक आप देख रहे हैं, ये दोनों घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। प्रभाकर वर्धन जब जीवित थे तो उन्होंने अपनी बेटी राजश्री का विवाह किससे कर दिया? ग्रहवर्मन के साथ। यानी अब ग्रहवर्मन और राजश्री का विवाह हो चुका है। ठीक 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पुष्यभूति वंश का अगला शासक राज्यवर्धन को बनाया जाता है। जैसे ही राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश का अगला शासक बनता है, यहाँ पे देवगुप्त और शशांक दोनों मिलकर के ग्रहवर्मन पर अटैक कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद राजश्री को उठा करके शशांक बंगाल ले आता है। जैसे ही ये खबर राज्यवर्धन को पता चलती है, राज्यवर्धन अपनी सेना तैयार करके अटैक कर देता है देवगुप्त पर और देवगुप्त से युद्ध करके उसे पराजित कर देता है। और ये खबर यहां पहुंच जाती है शशांक के पास कि अब देवगुप्त मर चुका है। अब राज्यवर्धन योजना बनाते हैं शशांक के ऊपर अटैक करने का। जैसे ही राज्यवर्धन शशांक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, शशांक रास्ते में आकर के उन्हें मार देता है। यानी अब
राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण हर्षवर्धन को मात्र 16 वर्ष की उम्र में, कब 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में पुष्यभूति वंश का अगला शासक बनाया जाता है। और हर्षवर्धन कुछ समय बाद शशांक से युद्ध करता है, शशांक को पराजित करता है और शशांक की हत्या करता है। और हत्या करने के बाद ये अपनी बहन राजश्री को वापस कन्नौज ले आता है और यहाँ की सम्राज्ञी घोषित कर देता है राजश्री को। अपनी बहन के प्रशासनिक सेवाओं में मदद करने के लिए, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं में मदद करने के लिए हर्षवर्धन अपनी जो राजधानी है वो घोषित कर देता है कन्नौज। पहले तो थानेसर थी ही, दूसरी राजधानी कौन सी घोषित हो जाती है? कन्नौज। समझ गए? यानी कि हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी, एक थानेसर और एक कन्नौज। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। बहन का नाम क्या था? राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ। और राजश्री को अगवा किसने किया था? शशांक और देवगुप्त ने मिलकर। शशांक कौन से वंश का शासक था? गौंड वंश का। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इतनी चीजें क्लियर हुई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम है बाणभट्ट। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। एक है हर्षचरितम और एक है कादम्बरी। एक हर्षचरितम और एक कादम्बरी। हर्षवर्धन खुद भी एक महान लेखक हुआ करता था। इसने 3 किताबें लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हुएनसांग या जुआनजैंग। हुएनसांग या जुआनजैंग, क्या बोलते हैं इसको? हुएनसांग या जुआनजैंग। ये कहाँ पे पढ़ने आया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। कौन से धर्म का अध्ययन करने ये भारत आया था? ये बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा, बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से चल करके भारत आया था। कौन? जुआनजैंग या फिर हुएनसांग। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की, जिसके अंदर इसने भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। और इसने इस सीयू की पुस्तक में बताया था जब ये नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा था तो वहां के जो द्वारपाल थे वो जितने भी एडमिशन करने के लिए स्टूडेंट आ रहे थे उनसे कठिन सवाल पूछा करते थे, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि जितने भी स्टूडेंट नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आ रहे थे उनसे कठिन सवाल पूछते थे। कौन? वहां के द्वारपाल। समझ गए? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा, इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। और वो कौन से वंश के राजा थे? पल्लव वंश के, जिनकी राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। नारायण मल्हार जोशी से 3 ही क्वेश्चन बनता है। पहला, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। दूसरा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो इसकी स्थापना 2 लोगों ने मिलकर की थी, नारायण मल्हार जोशी जी और एक लाला लाजपत राय। लेकिन आपसे पूछेंगे, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का पहला प्रेसिडेंट कौन था? लाला लाजपत राय या फिर नारायण मल्हार जोशी? तो इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं नारायण मल्हार जोशी जी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक भव्य कर्नाटक संगीत समारोह त्यागराज आराधना तमिलनाडु में कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 दिनों तक। तमिलनाडु में कला को प्रोत्साहित करने के लिए त्यागराज आराधना महोत्सव मनाया जाता है, जो कि वहाँ के एक संत हुआ करते थे त्यागराज जी। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस समारोह का शुरुआत किया गया था। संगीत से रिलेटेड कुछ और समारोह हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। काला घोड़ा फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर। तानसेन संगीत महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। या तो आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में ग्वालियर मिलेगा। कालिदास सम्मान, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य महोत्सव, ये केरल में मनाया जाता है। लेकिन केरल के अंदर भी ये कौन सी संस्था इसको मनाती है? इसको मनाती है केरल का पर्यटन विकास निगम, ठीक है। कौन सा त्योहार? निशागंधी नृत्य महोत्सव। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान के द्वारा मनाया जाता है। केलू चरण मोहपात्रा पुरस्कार, ये उड़ीसा सरकार प्रदान करती है। और कलई मामनी पुरस्कार, ये तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरीके से भारत के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, ठीक उसी तरीके से तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कला मैमनी पुरस्कार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के पाइका विद्रोह से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्शी जगबंधु। अब मैं आपको इसकी स्टोरी समझा देता हूं। इसकी स्टोरी क्या है? अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जैसे जैसे उनका समय यहाँ पे बीतता गया, उन्होंने खुद को इतना सुदृढ़ बना लिया कि वो अब पूरे भारत पे शासन करने लगे थे। इसी शासन व्यवस्था की कड़ी में
वो भारत की जमीनों पर भी कब्जा कर रहे थे। जो राजा या जो शासक जमीन देने को तैयार हो जाते थे तो ठीक था, लेकिन जो शासक प्यार से नहीं मानते थे उनके खिलाफ अंग्रेज विद्रोह का मुकदमा चलाते थे या फिर उनकी जमीनों को हड़पने का दूसरा तरीका अपनाते थे। इसी कड़ी में अंग्रेजों ने उड़ीसा के एक क्षेत्र पर कब्जा किया जहां पे पाइका जनजाति के लोग निवास किया करते थे। इन लोगों ने जमीन को देने से मना कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज और पाइका जनजाति के लोगों में एक विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह के अंदर पाइका जनजाति के कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया। इस संगठन ने अपना नेता बख्शी जगबंधु को नियुक्त किया। किसको? बख्शी जगबंधु को। और फिर इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन इनके पास संसाधन की कमी थी, इनके पास बंदूक, बारूद, ये सारी चीजें कम थी, जिसके कारण ये विद्रोह बहुत आसानी से रुक गया। और दूसरा कारण था कि ये विद्रोह बस केवल उड़ीसा तक ही फैल पाया। अगर ये विद्रोह पूरे भारत में फैल जाता तो इसे रोकना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपको पता होगा कि उस समय जो संचार के माध्यम थे वो बहुत सीमित हुआ करते थे, जिसके कारण ये विद्रोह कुछ ही समय में समाप्त हो गया। पाइका विद्रोह 1917 में हुआ था। कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक शपनक ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी द्वत्रिशतिका। अब द्वत्रिशतिका है क्या? देखिए, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक राजा हुआ करता था। वह राजा इतना न्यायप्रिय था कि उसके दरबार में लोगों का भीड़ लगा रहता था। दूसरे राज्य से लोग आते थे उसके पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। मान लो किसी ने कोई चोरी कर ली या फिर किसी का किसी से झगड़ा हो गया, तो ये सारी चीजें सुलझाने के लिए उस राजा के दरबार में लोग आया करते थे। लेकिन समय बीतता गया, राजा ने कुछ गलत डिसीजन दिए, जिसके कारण लोगों का आना कम हो गया। और एक समय ऐसा आ गया कि अब राजा का दरबार पूरा खाली हो गया था। राजा एक दिन बैठे हुए थे, अपने मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री बताओ, ऐसा क्या हो गया कि अब लोग हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं? तो मंत्री बताता है, कहता है, महाराज, हमारे गांव में एक टीला है। उस टीले पे एक अनपढ़ गवार चरवाहा बैठता है। जितने भी लोग हमारे दरबार में आते थे वो लोग अब उस अनपढ़ गवार चरवाहा के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। तो राजा आश्चर्यचकित होता है। राजा पूछता है कि क्या उस चरवाहे के माता पिता किसी साम्राज्य से संबंधित हैं या फिर किसी साम्राज्य के अंदर काम करते हैं? मंत्री ने बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, जब उसने पढ़ाई लिखाई की ही नहीं है तो वो कैसे किसी की समस्या का समाधान कर सकता है? इसी चीज को सुलझाने के लिए राजा और मंत्री दोनों वेश बदल करके उसकी सभा में जाते हैं। एक पेड़ होता है, पेड़ के बगल में एक टीला होता है, उस टीले पे वो चरवाहा बैठा हुआ होता है, जो भी समस्याएं होती है उसका सही समाधान बताता है। जब उसकी सभा खत्म हो जाती है और वो टीले से नीचे उतरता है तो राजा उससे पूछता है, तुम्हें इन सब का ज्ञान कैसे है? चरवाहा जो है वो हाथ जोड़ लेता है, बोलता है, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं जब भी इस टीले पे चढ़ता हूँ तब मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है और मैं जितने भी लोग हैं उनकी समस्या का सही समाधान बता देता हूँ। तो राजा आश्चर्यचकित होता है। राजा कुछ नहीं बोलता है, राजा चले जाता है अपने दरबार में और रात में जितने भी सैनिक होते हैं उनको लेकर के आता है और उस टीले को खुदवाता है। जब वो उस टीले को खुदवाता है, टीले को खुदवाने के बाद उसमें से एक सिंहासन प्राप्त होता है उसको, और उस सिंहासन में 32 परियां जड़ी होती। ऐसा सिंहासन है और इस सिंहासन के बगल बगल यहाँ पे 32 परियां जड़ी हुई है। राजा इस सिंहासन को उठवाता है और अपने दरबार में ले जाता है। वहां पे इसकी साफ सफाई की जाती है और साफ सफाई के बाद राजा इसको अपने राज दरबार में लगा देता है। राजा जैसे ही इस सिंहासन पे बैठने जाता है उसमें से सारी परियां जीवित हो जाती है। जितनी की 32 परियां थी सारी जीवित हो जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है, अरे मूर्ख, तेरे से तेरे राज्य का शासन था वो तो संभाला नहीं गया और तू इस सिंहासन पे बैठ रहा है। ये सिंहासन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सिंहासन है, तू इस सिंहासन पे बैठने के लायक नहीं है। और फिर वो राजा जो है उन परियों से क्षमा मांगता है और उस सिंहासन को उठा करके जहां से वो लेके आता है वहीं पर रख देता है। यही कहानी है द्वत्रिशतिका की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुआ करते थे। बड़े बेटे का नाम था रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक रामगुप्त को घोषित किया गया। रामगुप्त की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी देखने में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन रामगुप्त बेहद ही कमजोर और कायर किस्म का शासक हुआ करता था। इतिहासकारों का मानना है कि एक बार रामगुप्त पर शकों ने आक्रमण किया और रामगुप्त को पराजित करने के बाद रामगुप्त से ध्रुव देवी की मांग की। रामगुप्त एक कमजोर किस्म का शासक हुआ करता था, उसने इस शर्त को मान लिया।
जैसे ही ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता लगी, उसने शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के बाद रामगुप्त की हत्या कर दी और फिर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को घोषित किया। गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को। और इसने लगभग 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलवाया। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकरी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकरी का मतलब होता है शकों का विनाशक और विक्रमादित्य का मतलब होता है जिसका विक्रम है आदित्य जैसा, यानी कि जिसका शौर्य, जिसकी शक्ति है भगवान सूर्य जैसी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीन से एक चीनी यात्री भारत में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आया था, जिसका नाम था फाहियान। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से कौन सा चीनी यात्री आया था? उसका नाम था हुएनसांग। ठीक है, हुएनसांग या जुआनजैंग। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? ये आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें हम नवरत्नों के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास में नवरत्न रखने वाले पहले शासक थे। उनके नवरत्नों के नाम है अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, शपनक, शंकु, वरामिहिर, वररुचि और बैताल भट्ट। ध्यान रहे, आपको ये 9 के 9 नवरत्न याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया जाता है और उनमें से एक ऐसा ऑप्शन होता है जो इन नवरत्नों में से नहीं होता है, और वही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला नवरत्न नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न बैताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? मंत्र शास्त्र। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि शपनक ने कौन सी किताब लिखी थी? वो लिखी थी द्व्यत्रिशतिका। आपके एग्जाम में कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं, तो वो पुस्तकें हैं अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रम वंशियम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। आपको सभी के सभी पुस्तकों के नाम याद रखने हैं जो कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, कुषाण अधिकारी बाकनपति निम्नलिखित में से किस चीज का प्रभारी हुआ करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक मामले का अधिकारी हुआ करता था बाकनपति कुषाण वंश के अंदर। आपको कुषाण वंश के अंदर मेनली 3 शासकों को पढ़ना होता है। पहला किजुल कर्डफिशस, दूसरा विम कर्डफिशस और तीसरा कनिष्क। चलिए कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया या पश्चिमी चीन से भारत आए थे और कुषाणों का भारत में पहला संस्थापक किजुल कर्डफिशस को माना जाता है। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी, जहां पर कनिष्क ने बौद्ध मठ और स्तूपों का निर्माण करवाया था। विम कर्डफिशस ने ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी के चित्र का अंकन मिलता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि विम कर्डफिशस शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था। कौन से धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था। कौन? विम कर्डफिशस। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क को माना जाता है और इसने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। पहली राजधानी कुषाणों की कौन सी थी? पुरुषपुर। और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा को किसने बनाया है? कनिष्क ने। कनिष्क के दरबार में 2 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, एक का नाम था वासुमित्र और एक का नाम था अशुघोष। इस वासुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। किसने? वासुमित्र ने। जो कब हुआ था? 78 ईस्वी या पहली शताब्दी के अंदर चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अशुघोष। अशुघोष ने भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसे हम बुद्ध चरितम के नाम से जानते हैं। कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक हुआ करता था जिसे हम चरक के नाम से जानते हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। कनिष्क ने कई चीनी शासकों को पराजित किया और उनके रेशम मार्ग पर कब्जा किया, जिसके कारण हम कनिष्क को सेकेंड अशोक या द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की पहली राजधानी थी जहां राजा कनिष्क ने मठ और विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो कुषाणों की पहली राजधानी कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया था कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जहां पर कनिष्क ने विशाल मठ और स्तूपों का निर्माण करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडो ग्रीक राजा के राजदूत हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदिशा।
विदिशा किस राज्य में स्थित है? विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ तक्षशिला में एक हिंद यूनानी राजा एंटियालकिड्स का शासन हुआ करता था। किसका? एंटियालकिड्स का। इस एंटियालकिड्स के दरबार में इसका एक राजदूत यानी एम्बेसडर हुआ करता था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। एक बार एंटियालकिड्स ने सुंग वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने राजदूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था, ताकि वो सुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन जब ये हेलियोडोरस यहाँ विदिशा पहुंचा भागभद्र के दरबार में, तो यहाँ पहुंचने के कुछ दिनों के बाद इसने भागवत धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को? भागवत धर्म को अपना लिया। किसने? हेलियोडोरस ने। और क्या करने आया था ये सुंग वंश की जानकारी प्राप्त करने आया था। किसके कहने पर? एंटियालकिड्स के कहने पर। और यहाँ पे भागवत धर्म अपनाने के बाद वह भगवान विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ की रचना करता है, जिसे हम गरुड़ स्तंभ या फिर हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र पर सुंग वंश की स्थापना की। किसकी? सुंग वंश की। और ये पुष्यमित्र सुंग कौन से वर्ण का हुआ करता था? ये ब्राह्मण जाति का हुआ करता था। कौन सी जाति का? ब्राह्मण जाति का। पुष्यमित्र सुंग के समकालीन एक महर्षि रहा करते थे, जिनका नाम था पतंजलि। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं पतंजलि ऋषि ने पुष्यमित्र सुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और महर्षि पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसे हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर को भी पराजित किया था। किसको? मिनेंडर को पराजित किया था। सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव ने कर दी थी। और यहाँ पर कर्ण वंश की स्थापना होती है। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन दिए गए हैं और अधिवेशन के सामने उनके स्थान दिए गए हैं। आपको कौन सा अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, इसका सही मिलान करना है। यदि आपको तीसरा अधिवेशन और 21वां अधिवेशन पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तीसरा अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम 1905 की बात करें, तो इस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करवाया गया था। बंगाल विभाजन करवाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया गया था और बंग भंग आंदोलन को चलाने की योजना बनाई गई थी। किस अधिवेशन में? 21वें अधिवेशन, जो कि 1905 में करवाया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो यदि आपको ये दो अधिवेशन पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर पाएंगे। तो ये थर्ड अधिवेशन हुआ कहाँ पे था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी? ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। और ये जो 21वां अधिवेशन है, जो 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, ये हुआ था बनारस में। यानी कि पहले का आंसर सी है और तीसरे का आंसर डी है। तो ये देख लेते हैं कि पहले का आंसर सी कहाँ कहाँ है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे आपको पहले का आंसर सी देखने को मिल रहा होगा। अब चेक कर लेते हैं कि तीसरे का आंसर डी कहाँ है। तीसरे का आंसर डी केवल यहाँ पे दिया गया है। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन बता देता हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन बना, तो 90% चांसेस हैं कि वो इन्हीं अधिवेशनों में से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा। कब? 1885 ईस्वी में। और ये स्थापना हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी मुंबई में। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में करवाया गया था, जो कि मुंबई में ही आयोजित हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर व्योमेश चंद्र बैनर्जी को नियुक्त किया गया था और इसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। अगला अधिवेशन 1886 ईस्वी में करवाया गया था, जो कि ये सेकेंड अधिवेशन था। ये था फर्स्ट अधिवेशन। ठीक है, ये हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। इसमें
436 लोगों ने हिस्सा लिया था। कितने लोगों ने? 436 लोगों ने। यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में करवाया गया था, जिसके अध्यक्ष के तौर पर जॉर्ज यूल को नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज यूल। और ये अधिवेशन हुआ कहां था? इलाहाबाद में। कब? 1888 ईस्वी में। और ये कौन सा सेशन था? ये था 4th सेशन, यानी कि चौथा अधिवेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम, जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था, यानी बंग भंग आंदोलन को शुरुआत करने का विचार रखा गया था और स्वदेशी आंदोलन का भी यहाँ पे समर्थन किया गया था। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब अगले अधिवेशन को देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यहां पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसी अध्यक्ष द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? ढाका में। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल, इन दो दलों में विभक्त हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? वो है जन गण मन। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रविंद्र नाथ टैगोर जी ने। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार जी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का मिलन हो गया था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 में विभाजित हुआ था, वो भी यहाँ पे मिल गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आपसे पूछा जाएगा बेलगांव कहां पर है? तो ये है कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में। अगला अधिवेशन है 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला। यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? वो है सरोजनी नायडू। अगला अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसकी? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र सत्र था। गांव में होने वाला एकमात्र सत्र कौन सा है? वो है फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उसके बाद 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी जी। कौन थे? जेबी कृपलानी जी।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? वो है अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और आपसे पूछेंगे सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो भी अबुल कलाम आजाद जी ही हैं, जो कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में, कब? मात्र 35 वर्ष की उम्र में 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये 1923 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था काकीनाडा में। कहाँ पे? काकीनाडा में। इतनी चीजें क्लियर है? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय में चीनी बौद्ध विद्वान हुएनसांग बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पे? नालंदा विश्वविद्यालय। और किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने लिखी थी CU की। कौन सी? CU की। और हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? एक तो लिखी थी हर्षचरितम। कौन सी? हर्षचरितम। और एक लिखी थी कादंबरी। कौन सी? कादंबरी। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? इसके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। और हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? उसका नाम था राज्यश्री। और राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मन के साथ। किसके साथ? ग्रहवर्मन के साथ। और ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था? वो था कन्नौज का शासक। तो इतनी चीजें क्लियर है आपको? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो अधिनियमित हुआ था वो हुआ था 2005 में। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी, जो ये राज्यों में लागू हुआ, वो हुआ था 2 फरवरी 2006 में। और कहां से लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। और पहली बार में 200 जिलों में इसे लागू किया गया। 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, यानी इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। पहले इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2009 के बाद इसके अंदर महात्मा गांधी शब्द जोड़ने से इसका नाम हो गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों की? 100 दिनों की। और इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है? 33%। और यदि 15 दिनों तक रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना होता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इतनी चीजें क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, इसमपुर का एचुलियन स्थल प्रायद्वीपीय भारत के किस घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुंसी। इससे मेनली एक ही क्वेश्चन बनता है कि हुंसी है कहां पे? तो ये है कर्नाटका में। कहां पे? कर्नाटका में। तो ये थे आपके DSSB 2024 में पूछे गए कुछ प्रश्न। आने वाले वीडियोस में मैं और भी प्रश्नों को इंक्लूड करूंगा, लेकिन यदि आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो आप अपना सजेशन या सुझाव अवश्य बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।